नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में, जो कि एलिफेंट्स के कंजर्वेशन के लिए शुरू किया था। इससे पहले हम प्रोजेक्ट टाइगर को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज हम कवर करेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट को। आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक सवाल। विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन एलिफेंट से रिलेटेड आपको ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपने बतानी है कौन सी सही कौन सी गलत है। द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल। एक एलिफेंट का जो ग्रुप होता है उसकी लीडर हमेशा फीमेल होती है। द मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स। जो गेस्टेशन पीरियड है वो 22 मंथ्स का होता है। एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कार्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। और चौथा है, अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपने बताना है कौन सी सही कौन सी गलत है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राइट आंसर मैं इस वीडियो के एंड में आपको दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट एलिफेंट ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और प्रोजेक्ट एलिफेंट को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1992 में। देखो दोस्तों, ये ईयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम इन ईयर्स से ही सवाल पूछ लिया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड भी जो ईयर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सीधा सवाल कई बार प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के ईयर से ही पूछा गया है कि कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1992 में। इसका मेजर गोल क्या है? टू सेफगार्ड एलिफेंट्स। एलिफेंट्स को हम सेफ जगह पे रखें, उनको सेफगार्ड करें, फिर उनके हैबिटेट को हम बचा के रखें, और उनके जो माइग्रेशन रूट है, एक जगह से दूसरी जगह जब वो जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं, तो वो माइग्रेशन रूट जो है उसको भी हम प्रोटेक्ट करके रखें, उसको भी सेफ करके रखें। और जो एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट है, अब देखो एलिफेंट्स के साथ ना कई बार एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट देखने को हमें मिला है। इसके ऊपर केरल हाई कोर्ट ने एक जजमेंट भी दी थी, उसको मैंने अच्छे से वीडियो में कवर किया है, जरूर देखेगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे जो एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट है उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस करना भी इसका एक गोल है। और जो कैप्टिविटी में रखे जाते हैं, हम सब जानते हैं कि कई बार केरल में या साउथ इंडिया में ऐसा बहुत होता है कि वहाँ के जो लोग हैं कुछ रिचुअल्स के लिए, कुछ कस्टम्स के लिए वहाँ पे जो एलिफेंट्स हैं उनको कैप्टिविटी में रखते हैं, उनको अपने बस बांध के रखते हैं, राइट। तो वहाँ कैप्टिविटी में जो एलिफेंट्स हैं उनके वेलफेयर के लिए भी काम होना चाहिए, ये भी इसका एक गोल है। ये जो प्रोजेक्ट है ये प्राइमरीली 16 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कैरी किया जा रहा है। ज़्यादातर जो हमारे भारत में मेजर एलिफेंट रेंज स्टेट्स हैं, जहाँ पे काफ़ी एलिफेंट्स रहते हैं, वहाँ पे फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस उन्हें प्रोवाइड किया जाता है प्रोजेक्ट एलिफेंट के माध्यम से। ये किसके अंडर काम करता है, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल सीधा पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, भारत में जितने भी एशियन एलिफेंट्स हैं, हमारे एशियन कंटिनेंट के जो एशियन एलिफेंट्स हैं, उनके सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट और मोस्ट स्टेबल पॉपुलेशन हमारे भारत में पाई जाती है। अगर हम टोटल वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स की बात करें तो उनका 60% 60% जो है वो हमारे भारत में पाया जाता है। 2017 में एक सेंसस, एक जनगणना कंडक्ट हुई है एलिफेंट्स की, और उसमें पाया गया कि भारत में 29,964 29,964 एलिफेंट्स हैं। ये काफ़ी बड़ा नंबर है। हमारे भारत में लगभग 31 एलिफेंट रिजर्व्स एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए, इसकी वजह से हमारे पूरे भारत में जो 14 स्टेट्स हैं जहाँ पे हम ऐसा मानते हैं कि वहाँ पे काफ़ी एलिफेंट्स रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सूटेबल एनवायरनमेंट है, वहाँ पे हैबिटेट है। तो पूरा जो एलिफेंट रिजर्व्स हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जो सिर्फ और सिर्फ एलिफेंट्स के लिए रिजर्व की गई हैं, उनका एरिया 76,508 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 76,508 स्क्वायर किलोमीटर। अब 2017 में जो एलिफेंट सेंसस कंडक्ट हुई है उसके मुताबिक कर्नाटका में हाईएस्ट नंबर एलिफेंट्स का 6049। तो सबसे ज़्यादा भारत में एलिफेंट्स कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटका में पाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद असम में आते हैं 5719, फिर केरल में आते हैं 3054। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटका में पाए जाते हैं। तो पहले कर्नाटका, फिर असम, फिर केरला। इसको ऐसे याद रखो, काक, के काक, कर्नाटका, असम और केरला। अब देखो, एशियन एलिफेंट्स की हमारे भारत में 3 सब स्पीसीज़ पाई जाती हैं। एक तो है इंडियन एलिफेंट, सुमात्रन एलिफेंट और श्रीलंकन एलिफेंट। लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल जो है एशियन कंटिनेंट में वो है एशियन एलिफेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे एशियन कंटिनेंट में जो लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल है, टेरेस्ट्रियल समझते हो ना, जो मतलब सॉइल में है ना, मतलब जैसे ज़मीन पे है, टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे, एक्वाटिक मतलब जो पानी में है। तो लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल कौन सा है एशियन कॉन्टिनेंट
कॉन्टिनेंट में, तो वो है एशियन एलिफेंट। अब देखो ये ग्रासलैंड में रहते हैं, ये फॉरेस्ट में रहते हैं। ऐसे फॉरेस्ट ये प्रेफर करते हैं जो ड्राई से वेट हैं, थोड़े ड्राई भी हैं वेट भी हैं। ड्राई से वेट जो फॉरेस्ट या ग्रासलैंड्स होते हैं वहाँ पे ये रहते हैं। 13 रेंज कंट्रीज़ हैं पूरे साउथ या साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ पे इस प्रकार के ग्रासलैंड या फॉरेस्ट जो ड्राई से ड्राई वेट हैं वो पाए जाते हैं, और वहाँ पे जो एलिफेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। एलिफेंट का हर्ड साइज़ जो होता है एशिया में वो काफ़ी कम है। अगर हम अफ्रीकन सवाना एलिफेंट्स की बात करें तो झुंड जो होता है वो अफ्रीकन एलिफेंट्स का थोड़ा बड़ा झुंड होता है, एशियन एलिफेंट्स का थोड़ा छोटा झुंड होता है। अब देखो लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट जो होगी एक हर्ड की, वो मेंबर इन चार्ज होगी हर्ड की, जिसको हम मैट्रियार्क भी बोलेंगे। तो यहाँ पे एक जो पूरा हर्ड है, हर्ड समझते हो ना, जो झुंड है, तो एक झुंड को चार्ज कौन करेगा, उसको मतलब लीड कौन करेगा, तो सबसे लार्जेस्ट और सबसे बूढ़ी ओल्डेस्ट जो फीमेल एलिफेंट होगी। तो यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे बात है कि जो महिला है वही हर्ड या झुंड को क्या करती है, लीड करती है। एलिफेंट का जो गेस्टेशन यानी कि प्रेगनेंसी, जैसे आप सब जानते हैं ना कि प्रेगनेंसी का जो पीरियड होगा, जिस समय तक मतलब पूरा बच्चा अब माँ के पेट में बनेगा, तैयार होगा, तो एलिफेंट्स के केस में जो जेस्टेशन पीरियड है या प्रेगनेंसी का पीरियड है वो 680 डेज़ होता है, यानी लगभग 22 मंथ्स होता है, जो कि मैमल्स जो होते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं स्तनधारी जीव। मैमल्स क्या होते हैं, स्तनधारी जीव। तो जितने मैमल्स हैं उनमें लॉन्गेस्ट नॉन गेस्टेशन पीरियड एलिफेंट्स में देखने को मिलता है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा वो जानवर है जहाँ पे अमंग मैमल्स में यानी स्तनधारी जीवों में लॉन्गेस्ट नॉन गेस्टेशन पीरियड देखने को मिलता है। तो वो कौन सा है, वो एलिफेंट है। कितना लॉन्गेस्ट है, 680 डेज़, यानी कि लगभग 22 मंथ्स, 22 महीने का गेस्टेशन पीरियड यानी प्रेगनेंसी का पीरियड होता है। अब देखो फीमेल्स जो हैं वो 14 से लेकर तो 45 तक बच्चे दे सकती हैं हर 4 साल में। ऑन एन एवरेज 4 साल में एक बार एलिफेंट जो फीमेल एलिफेंट्स हैं वो बच्चा देती हैं। कब से कब तक, 14 की उम्र से लेके तो 45 की उम्र तक हर 4 साल में एक बार महिलाएं जो हैं, फीमेल एलिफेंट जो हैं वो बच्चा पैदा कर सकती हैं। अब देखो 45 साल की उम्र तक, ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 45 साल की उम्र तक 4 साल में एक बार, फिर 45 से 52 साल की उम्र में 5 साल में एक बार, उसके बाद 60 साल की उम्र तक 6 साल में एक बार जो महिला है वो बच्चा दे सकती है। 14 की उम्र से बच्चा पैदा करना शुरू कर सकती है, 14 से 45 तक 4 साल में एक बार, 45 से 52 तक कितनी, 5 साल में एक बार, फिर 60 तक 6 साल में एक बार। तो इतने बच्चे पैदा कर सकती है एक महिला, एक मादा एलिफेंट जो है। एलिफेंट जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड है ह्यूमंस के साथ पूरे के पूरे एशिया में ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कल्चरल सिंबल है। कई जगह पे हमें एलिफेंट्स और ह्यूमंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करते देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे एशियन एलिफेंट्स का प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें इंडेंजर्ड रखा गया है। इंडेंजर्ड यानी कि ये ख़त्म होने के कगार पर हैं, ख़त्म हुए तो नहीं हैं, ख़त्म हो जाएंगे तब तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वहाँ पे एक्सटिंक्ट लिख दिया जाता है। ये इंडेंजर्ड हैं यानी कि ये ख़त्म होने के कगार पर हैं, मगर अभी भी अगर अच्छे से पॉलिसी बनाई जाए और इनकी कंजर्वेशन के ऊपर काम किया जाए तो ये विलुप्त होने से, एक्सटिंक्ट होने से बचाए जा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि आया था 1972 में, उसके मुताबिक ये उसके शेड्यूल 1 में रखे गए हैं। साइट्स की बात करें तो इसको अपेंडिक्स 1 में एशियन एलिफेंट्स को रखा गया है। तो अब सवाल है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, यानी कि ये ख़त्म होने की कगार पर हैं, विलुप्त होने की कगार पर हैं, तो इनको थ्रेट क्या है भाई, ऐसा क्या हो रहा है कि एलिफेंट्स विलुप्त होने की कगार पर हैं। देखिए ट्रॉपिकल एशिया में जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी उतना ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, नेचुरल रिसोर्सेज पे बर्डन पड़ेगा। कई लोग जंगलों के जंगल काट रहे हैं, एलिफेंट्स के जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे इंक्रोच कर रहे हैं। तो वहाँ पे एलिफेंट का जो एक समय कहा जाता था कि बड़ा वास्ट जो उनका हैबिटेट है वो धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है, फॉरेस्ट हैबिटेट। ये काफ़ी चुनौती वाली बात है, चुनौतीपूर्ण बात है एलिफेंट्स के सर्वाइवल के लिए। फिर एशियन एलिफेंट का जो करंट रेंज है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 20% ऐसा माना जाता है। सबसे बड़ा जो एशियन एलिफेंट्स के लिए थ्रेट है वो है हैबिटेट लॉस। हैबिटेट जो है उनका वो लॉस होता जा रहा है, डिग्रेडेशन।
अब भैया यहाँ पे कुछ खाने के लिए तो चाहिए, जब तुम डिग्रेड करते जाओगे सब चीज़ों को तो उनको कुछ खाने के लिए नहीं बचेगा। फ्रेगमेंटेशन क्या हुआ, जैसे मान लो ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, इसके फ्रेगमेंट कर दिए जा रहे हैं, बीच बीच में इसको तोड़ दिया जा रहा है, कोई यहाँ पे घर बना ले रहा है, कोई यहाँ पे रास्ते सड़कें निकाल दे रहा है, तो यहाँ पे इनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसकी फ्रेगमेंटेशन हो रही है, उसका लॉस हो रहा है, उसकी डिग्रेडेशन हो रही है। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है एशियन एलिफेंट्स के लिए। फिर यहाँ पे अनलॉफुल किलिंग, कई बार इन बेचारे हाथियों को मार दिया जाता है। इनके एक दांत जो होते हैं ना, बड़े बड़े दांत जो होते हैं, आप सब जानते हैं हाथियों में जो बाहर बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं, इन्हें आइवरी बोलते हैं। तो इन्हें आइवरी के लिए मार दिया जाता है क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी महंगा बिकता है, तो इसके लिए इनको मार दिया जाता है। इनके बाकी प्रोडक्ट्स के लिए इनको मार दिया जाता है। कई बार ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट हुआ तो रिवेंज में मार दिया जाएगा। मान लो कि एक हाथी ने किसी एक व्यक्ति को मार दिया तो बाकी जो इसके दोस्त या सगे संबंधी हैं वो बोलेंगे कि चलो भैया हम इसका बदला लेते हैं, तो उन्होंने हाथी मार दिया। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी क्या आ गई, अनलॉफुल किलिंग आ गई। ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट में रिवेंज लेना, या फिर आइवरी जो लंबा दांत होता है उसके लिए हाथी को मार देना, बाकी प्रोडक्ट्स के लिए हाथी को मार देना, अनलॉफुल किलिंग होती है। ये देखो ये होती है आइवरी, यहाँ पे तुम्हें दिख रही है, ये इसको बोलते हैं आइवरी। ये जो लंबा सा ये दांत तुम्हें दिख रहा है, ये इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी महंगा बिकता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये जो हाथियों की आइवरी है इसकी मंडी लगी हुई है, ये सेल लगी हुई है, तो ऐसे ये इंटरनेशनल मार्केट में बिकते हैं। फिर यहाँ पे मिस ट्रीटमेंट इन कैप्टिविटी। अब आपने इतना बड़ा हाथी, अब देखो हाथी जो है ना वो बहुत बड़ा जानवर है, आपने उसको कैप्टिविटी में रखा है, आपने उसको बांध दिया, लेकिन उसको बेचारे को अब इतना बड़ा शरीर है तो खाने के लिए तो चाहिए। अगर तुम उसको अच्छे से खाने के लिए ना दो, वहाँ पे उसके साथ मिस ट्रीटमेंट करो, उसको मारो कूटो, तो एक तो तुम बेचारे जानवर की जो लिबर्टी है, उसकी आज़ादी है, उसको छीन रहे हो। वो बेचारा बढ़िया अपनी ज़िंदगी जी रहा है, पकड़ के उसको बांध ले रहे हो, फिर उसको तुम मार कूट रहे हो, उसे तुम पूरा खाना जो उसकी डाइट है वो उसको नहीं मिल पा रही है, तो ये मिस ट्रीटमेंट है कैप्टिविटी में। फिर आता है रैम्पेट माइनिंग और कॉरिडोर डिस्ट्रक्शन। अब माइनिंग हो रही है, अलग अलग कारणों से कॉरिडोर जो हैं एलिफेंट कॉरिडोर्स उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो मूवमेंट है पॉइंट ए से पॉइंट बी, जो वो माइग्रेशन करते हैं उसमें भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। फिर आता है जेनेटिक वायबिलिटी लॉस, जो स्मॉल पॉपुलेशन और आइसोलेशन में कई बार हाथियों को रहना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से भी वो बेचारे अकेले में मर जा रहे हैं। हैबिटेट लॉस एक बहुत बड़ा कारण है एलिफेंट्स की पॉपुलेशन के कम होने का, या जो एलिफेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है ऐसा आप मान सकते हो। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब उसकी वजह से जो एशियन एलिफेंट्स हैं उनका जो हैबिटेट है वो डिक्रीज़ हो रहा है। जो वाइल्ड एलिफेंट की पॉपुलेशन है टिपिकली जो स्मॉल आइसोलेटेड रहते हैं और जो ह्यूमन सेटलमेंट के साथ को एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है अपना जीवन यापन करना, और उनके जो ट्रेडिशनल माइग्रेशन रूट्स हैं उन्हें भी कट कर दिया जा रहा है। फ्रेगमेंटेशन एक बहुत बड़ा कारण है, ये पहले मैंने आपको जनरल बताया, अब हम इसको विस्तार से देख रहे हैं। अब फ्रेगमेंटेशन किन किन कारणों से होती है, देखिए सबसे पहले एक बहुत बड़ा हैबिटेट है उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट आपने कर दिए, क्योंकि आपने वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जैसे कि डैम है, रोड है, माइंस हैं, इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स हैं, या फिर प्लांटेशंस हैं, और ह्यूमन सेटलमेंट को एक्सपेंड करना है। इन कारणों की वजह से आपने जो हाथी का एलिफेंट का एक बहुत बड़ा नेचुरल हैबिटेट था उसमें आपने फ्रेगमेंटेशंस कर ली। तो फ्रेगमेंटेशन कैसे होती हैं ये भी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बना दिए जाते हैं, प्लांटेशन एक्सपेंडिंग ह्यूमन सेटलमेंट होती है, प्रोजेक्ट्स किस बात के, डैम्स, रोड्स, माइंस और इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्सेस। फिर अनलॉफुल किलिंग आती है, एलिफेंट के इंकर्जन जो होते हैं फार्म्स में और विलेजेस में वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली हमें देखने को मिलते हैं। ह्यूमन लाइफ और इवन जो फिजिकल गुड्स होते हैं उनका भी काफ़ी लॉस होता है इसकी वजह से, ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट की वजह से, और इसकी वजह से रिटेलिएशन में कई बार हाथियों को मार दिया जाता है। हालांकि कई ऐसे देश हैं जैसे भारत, वियतनाम और म्यांमार जहाँ पे जो कैप्चर करना है एलिफेंट्स को ये आउटलॉ ऑलरेडी कर दिया गया है, और उनके जो नेचुरल हर्ड्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। एलिफेंट जो हैं उनको कई ऐसे देश हैं जैसे म्यांमार, वहाँ पे इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के लिए भी किल किया जाता है। अब ये इलीगल है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, और कई बार क्या मैक्सिमम टाइम अननोटिस चला जाता है। फिर आता है पूचिंग। अब देखिए मेल एशियन एलिफेंट के जो टस्क होते हैं जो मैंने आपको पहले बताया, उसके लिए कई बार मेल को
पोच किया जाता है। पोच का मतलब होता है शिकार करना। अब यहाँ पे सिर्फ मेल्स ही हैं उनको पोचिंग के लिए टारगेट किया जाता है। प्रपोर्शन जो है मेल विदाउट टस्क का, अगर हम उसके प्रपोर्शन देखें कि भाई टस्क के साथ और विदाउट टस्क के साथ कितने हाथियों को मारा गया, तो जो टस्क वाले हैं उनको ज़्यादा मारा जाता है और जो टस्क वाले नहीं होते हैं उनको कम मारा जाता है। तो ओब्वियसली टस्क वालों को क्यों मारा जाएगा, उनकी आइवरी के लिए, जो मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पे आता है प्रोजेक्ट एलिफेंट कि भाई यहाँ पे इसका गोल क्या है। तो एलिफेंट्स और उनका जो हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट करना। अब हमने जो थ्रेट देखे ना, जो चीज़ें हमने थ्रेट में देखी वही यहाँ पे प्रोजेक्ट एलिफेंट का गोल बन जाएंगी कि भैया ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनका हमने सॉल्यूशन निकालना है। किसके माध्यम से? प्रोजेक्ट एलिफेंट के माध्यम से। तो वही बात आ गई कि एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाए, ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट जो है उसको रिड्यूस किया जाए, क्योंकि उसकी वजह से भी काफ़ी ह्यूमंस की भी मौत होती है और हमारे जो हाथी हैं एलिफेंट्स हैं उनकी भी मौत होती है। फिर एलिफेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। फिर एलिफेंट का जो नंबर है उसको मॉनिटर किया जाए, उनकी पॉपुलेशन ट्रेंड को मॉनिटर किया जाए और एलिफेंट और उनके हैबिटेट को क्या क्या थ्रेट है उसे भी मॉनिटर किया जाए और उसको भी कम किया जाए, उसके ऊपर भी काम किया जाए। फिर यहाँ पर ऐसी कोई स्टेट्स जहाँ पे जो आपके पास एलिफेंट रेंजेस हैं, जहाँ पे वो पूरा हैबिटेट है एलिफेंट्स के लिए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, और वहाँ पर भी जो कैपेसिटी है उसको बिल्ड किया जाए। और एलिफेंट्स के ऊपर रिसर्च होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उनकी जो कंजर्वेशन है वो कर सकें, बढ़िया कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज लेकर हम आ सकें। तो बढ़िया कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज के लिए रिसर्च करना भी अनिवार्य है। तो ये भी प्रोजेक्ट एलिफेंट का गोल है। अब अभी तक हम बात करते हैं कि एलिफेंट्स की कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं। देखिए, एलिफेंट की पॉपुलेशन को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए और जो एलिफेंट रिजर्व्स हैं वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी कदम ऑलरेडी उठाए गए हैं। एलिफेंट्स की कंजर्वेशन के लिए एंटी डिप्रीडेशन टीम्स बनाई गई हैं, एंटी पोचिंग टीम्स बनाई गई हैं और ट्रैकर्स जो हैं उनको एम्प्लॉय किया गया है ताकि देखा जाए कि कोई पोचिंग ना करे, कोई वहाँ पे जो हैबिटेट है उसको ख़राब ना करे, ताकि जो एलिफेंट्स हैं उनको हम कंजर्व कर सकें और उनका जो हैबिटेट है उसे भी कंजर्व कर सकें। फिर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे बैरिकेड और फेंसिंग लगाई गई है ताकि ह्यूमन एलिमेंट कन्फ्लिक्ट जो है उसको अवॉइड किया जा सके कुछ ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे फ्रीक्वेंटली इस प्रकार के केसेस देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जब फेंसिंग या बैरिकेड लगा दिए जाते हैं ना, हाथी तो बहुत बड़ा जानवर है, ठीक है, वो तो उन फेंसिंग या बैरिकेड्स के यहाँ पे आ नहीं पाएगा, उनको मतलब उसको क्रॉस करके वो नहीं आएगा। लेकिन कई बार उसके बावजूद भी जब मना किया गया है कि भाई बैरिकेड लगे हैं, फेंसिंग लगी है, उसके बावजूद भी कई ऐसे ह्यूमन बींग्स हैं जो एलिफेंट्स के जो एरिया है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पे वो कोई पोचिंग कर रहा है, कोई वहाँ पे उनको मार दे रहा है, समझ रहे हो ना, या फिर वहाँ पे हैबिटेट को ख़राब कर रहा है, कोई पेड़ ही काट आ रहा है या इस प्रकार के चीज़। तो कई बार ह्यूमन बींग्स अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से कई नियम या कायदे कानून बने हैं उनकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने जीवन यापन के लिए कुछ और मेहनत करनी चाहिए, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये जो अर्थ है ये सिर्फ हमारी ही नहीं है, इसके ऊपर जितना हमारा अधिकार है उतना हर पक्षी, जीव जंतु, जानवर, रेप्टाइल और जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं सभी का एक जैसा अधिकार है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ हमारा ही अधिकार है। लेकिन ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम इवोल्यूशन के टॉप पर बैठे हैं, क्योंकि हमारे पास एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, ऐसा आप कह सकते हो, जस्ट बिकॉज वी आर ह्यूमंस, डजंट मैटर तुम कितने पढ़े हो कितने नहीं पढ़े हो, तुम इवोल्यूशन के टॉप पे बैठे हो, एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस तुम्हारे पास है, इसलिए तुम इसका दुरुपयोग करते हो और यहाँ पे तुम सिर्फ सेल्फिश रीजंस के लिए काम करते हो। मतलब तुमसे मेरा मतलब कि जनरली हम भी कई बार सेल्फिश बन जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि नहीं हम इन चीज़ों का ध्यान दे पाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में, इस अर्थ पे जितना हमारा अधिकार है उतना बाकी जीव जंतुओं का भी अधिकार है। अब यहाँ पर एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत हुई है एलिफेंट्स की कंजर्वेशन के लिए, गज यात्रा। ये एक नेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसके माध्यम से हम एलिफेंट्स को ऑनर करते हैं और एलिफेंट कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करने की क्या इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर हम एम्फेसाइज करते हैं। बेसिकली इसके माध्यम से हम लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। तो गज उत्सव 2023 या गज उत्सव बेसिकली होता क्या है, देखिए 2023 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की 30th एनिवर्सरी हुई थी, वहाँ पर मैंने आपको गज उत्सव को अच्छे से कवर करवाया था। वहाँ पे मैंने आपको प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में भी बताया था, लेकिन वहाँ पे मैंने शॉर्ट में बताया था क्योंकि जो मेन फोकस था वो गज उत्सव था। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में आपको विस्तार से बता रहा हूँ। तो अभी आपने क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद आपने गज उत्सव को भी अच्छे से देखना है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। 2 वीडियोज़ इसके साथ देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक है प्रोजेक्ट टाइगर और दूसरा है गज उत्सव। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी।
अब यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें करी गई हैं, जैसे सोलर फेंसेस हैं, ट्रेंचेस हैं, स्टोन वॉलिंग कई कई जगह इंस्टॉल की गई है ऐसे कुछ एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन हैबिटेशन आसपास देखने को मिलती है। और यहाँ पे ह्यूमन और एनिमल, या बेसिकली यहाँ पे बात की जाए सीधे सीधे कि ह्यूमन और एलिफेंट कन्फ्लिक्ट यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलता है। तो वो एलिफेंट्स के लिए थ्रेट ना बन जाए इसलिए ट्रेंचेज और सोलर फेंसेस और कोई कई जगह स्टोन वॉलिंग भी लगाई गई है। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम भी आता है, माइक प्रोग्राम, ध्यान में रखना है आपने। माइक MIK, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मॉनिटरिंग द इलिसिट किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, जो अनलॉफुल किलिंग है एलिफेंट्स की उसको मॉनिटर किया जाए इसके माध्यम से, इसके लिए ये शुरू किया है माइक प्रोग्राम। तो यहाँ पे फील्ड कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ जो हैं उसकी सक्सेस को एसेस करने के लिए माइक प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। इसको 2003 में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका काम क्या है, इसका काम है कि इलीगल किलिंग जो होती है एलिफेंट्स की पूरे अफ्रीका में और एशिया में, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एग्ज़ामिन किया जाए, उसको स्टडी किया जाए और फिर देखा जाए कि किस प्रकार से हम इस प्रकार के जो इंसिडेंट्स हैं इनको रोक सकते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति पोचिंग करता पकड़ा गया तो उसके ऊपर कड़े से कड़े कदम उठाए जा सकते हैं ताकि उसको देख के बाकी कोई व्यक्ति ऐसा ना करे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर अच्छे से रिसर्च किया जा रहा है। ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट आता है, फिर एलिफेंट के हैबिटेट की जो कैपेसिटी है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी रिसर्च हो रहा है प्रोजेक्ट एलिफेंट के माध्यम से। अब यहाँ पे और भी काफ़ी मेजर्स लिए गए हैं, जैसे नंबर ऑफ़ वाइल्ड एलिफेंट की जो डेथ है उसको रिड्यूस करने के लिए भी काम किया जा रहा है, जिसके लिए जो लोकल इनहैबिटेंट्स होते हैं, जहाँ पे एलिफेंट्स रहते हैं उनके आसपास जो लोग होते हैं, जो लोकली वहाँ पे लोग इनहैबिट कर रहे हैं, उनको भी एजुकेट करने का काम हो रहा है ताकि उनको एजुकेट किया जाए, उनमें अवेयरनेस फैलाई जाए और फिर इस प्रकार के जो मैन एनिमल जो ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट हैं वो ना हो या कम से कम हो। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एलिफेंट टास्क फोर्स को इस्टेब्लिश किया था, जिसने गजा नाम के टाइटल के रिपोर्ट को हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उसे डिलीवर किया 2010 में। और यहाँ पे वो सारी बातें बताई कि बेसिकली एलिफेंट्स की कंजर्वेशन में कौन कौन से थ्रेट्स हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हमें उठाने चाहिए। फिर आता है नेका, नेशनल एलिफेंट कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसको भी बनाया गया है इन अकॉर्डेंस टू एलिफेंट टास्क फोर्स रिकमेंडेशन। तो एलिफेंट टास्क फोर्स आई, इस फोर्स ने रिकमेंड किया कि हमें एक नेशनल एलिफेंट कंजर्वेशन अथॉरिटी बनानी चाहिए जो कि एलिफेंट की कंजर्वेशन के ऊपर काम करेगी। तो इसको भी क्रिएट किया गया। फिर देखो कई बार जो एलिफेंट्स की डेथ है वो स्पीडिंग ट्रेन की वजह से भी हो जाती है। ट्रेन्स जाती हैं, जैसे असम में इस प्रकार की काफ़ी खबरें निकल कर आती हैं। असम में कई बार क्या होता है कि ट्रेन के आगे आके हाथी उससे बच जाता है, फिर उसकी मौत हो जाती है। तो स्पीडिंग ट्रेन की वजह से एलिफेंट्स की डेथ को रोकने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के साथ मिलके जितनी भी अफेक्टेड स्टेट्स हैं जैसे केरल, कर्नाटक, आसाम हैं, तो इन्हें कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं कि आपने कौन कौन सी रिकमेंडेशन, कौन कौन सी सावधानियां रखनी हैं अपने ध्यान में, दिमाग में, जब भी किसी एलिफेंट कॉरिडोर से ट्रेन जाए। देखिए दोस्तों, रेलवेज़ हमारे भारत के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रेलवे से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, इसकी हिस्ट्री, अंग्रेज़ों के समय से रेलवेज़ कब शुरू हुई, फिर क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स समय के साथ हुई, क्या इसका पूरा इतिहास है, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कई बार सवाल पूछा गया है कि इंडियन रेलवे का मास्कोट क्या है, तो मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से विस्तार से कवर किया है। ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे कई सवाल पूछे जाते हैं और आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब देखिए, एक आता है कैप्टिव एलिफेंट ट्रांसफ़र और ट्रांसपोर्ट रूल्स 2024। सेंटर ने ये सेट ऑफ रूल्स नोटिफाई किए हैं ताकि जो कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस में एलिफेंट्स बिटवीन स्टेट्स, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब एलिफेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है तो उन कंडीशंस को थोड़ा लिबरलाइज करने का काम हुआ है कैप्टिव एलिफेंट ट्रांसफ़र और ट्रांसपोर्ट रूल्स 2024 के माध्यम से। अब देखिए, एलिफेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 स्पीसीज़ में आते हैं और इसीलिए किसी भी सर्कमस्टांस में इनको ना तो कैप्चर किया जा सकता है, ना इनको ट्रेड किया जा सकता है। इस एक्ट के जो सेक्शन 12 है वो अलो करती है कि शेड्यूल 1 में एलिफेंट्स को सिर्फ ट्रांसलोकेट किया जा सकता है, मगर सिर्फ स्पेशल पर्पसेस के लिए, सिर्फ स्पेशल पर्पसेस के लिए ट्रांसलोकेट किया जा सकता है, ट्रेड नहीं किया जा सकता। अब ये कौन कौन से स्पेशल पर्पस होंगे, या तो एजुकेशन या फिर साइंटिफिक रिसर्च। एजुकेशन के लिए या साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो हमारे हाथी हैं, एलिफेंट्स हैं, उन्हें
स्पेशल पर्पसेस के लिए ट्रांसलोकेट किया जा सकता है, इस एक्ट की सेक्शन 12 बोलती है। अब यहाँ पे ट्रांसलोकेशन जो है वो पॉपुलेशन मैनेजमेंट जो होती है वाइल्ड लाइफ उसके लिए भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल है, इस केस में एलिफेंट, उसको कोई भी हार्म नहीं पहुँचना चाहिए। तो ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर ट्रांसलोकेट भी कर रहे हो वाइल्ड लाइफ में पॉपुलेशन मैनेजमेंट के लिए, तो जो वाइल्ड एनिमल है उसको कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो कैप्टिव एलिफेंट्स होते हैं ये हिस्टोरिकल रोल प्ले करते हैं फॉरेस्ट की मैनेजमेंट में, टिम्बर ट्रांसपोर्टेशन में, और जो अर्स्ट वाइल रॉयल फैमिलीज़ के स्टेट होते थे वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होते थे। आपने कई ऐसी फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखी होंगी कि हाथियों के ऊपर चढ़ के राजे महाराजे आ रहे हैं। फिर केरल में, अब देखो केरल में एक तो ऐसा मंदिर है जहाँ पे आर्टिफिशियल एलिफेंट की शुरुआत हुई है। क्यों इस मंदिर में आर्टिफिशियल एलिफेंट की शुरुआत हुई, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा। लेकिन केरल, कर्नाटक के साउथ इंडिया में और भी काफ़ी स्टेट्स हैं जहाँ पे रिलीजियस पर्पसेस के लिए भी कई ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ पे आपको हाथी देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे कल्चर के लिए, पूजा पाठ के लिए भी हाथियों का यूज़ किया जाता है। तो अब यहाँ पे क्योंकि मैन एनिमल, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए केरल का एक मंदिर है जहाँ पे आर्टिफिशियल एलिफेंट की भी शुरुआत हुई है। ज़रूर देखेगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एलिफेंट्स की ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स और गाइडलाइंस बनी हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे सवाल है कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस है जिसके तहत जो कैप्टिव एलिफेंट है उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सबसे पहले कि मान लो कि एक हाथी का ओनर है, अब वो बेचारा बूढ़ा हो गया या किसी भी कारण से वो उस एलिफेंट को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, या उसकी जो पोजीशन है वो बड़ी वीक सी हो गई है, मतलब अब वो बेसिकली एलिफेंट को नहीं पाल सकता, तो इसलिए वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एलिफेंट जो है उसकी बेटर अपकीप के लिए प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में उसको अच्छी जगह पे ट्रांसलोकेट किया जा सकता है। लेकिन अब इस ट्रांसफ़र के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो स्टेट का चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हो वो डीम्स इट फिट एंड प्रॉपर, कि उसको ऐसा लगे कि भाई ये फिट है, ये ठीक है, ये ट्रांसलोकेट किया जा सकता है, और उसको लगे कि ये जो ट्रांसलोकेशन है ये प्रॉपर है। ये वो सर्कमस्टांस है जहाँ पे अब एलिफेंट को हमें किसी अच्छे बेटर अपकीप के लिए कहीं और भेजना पड़ेगा, ट्रांसलोकेट करना पड़ेगा। अगर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को ऐसा लगे तो ही इस केस में एलिफेंट को ट्रांसलोकेट किया जा सकता है। तो ये है दोस्तों पूरा प्रोजेक्ट एलिफेंट। अब हम अपने पहले सवाल पर आते हैं जो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपसे पूछा था। इंडियन एलिफेंट से रिलेटेड आपको ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपने बतानी है कौन सी सही कौन सी गलत है। तो देखिए, लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज़ फीमेल, तो हमने देखा है बिल्कुल जो सबसे बड़ी और सबसे ओल्डेस्ट फीमेल होगी वही एलिफेंट ग्रुप की, एलिफेंट हर्ड की, हर्ड माने झुंड, उसकी लीडर होगी। फिर मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स, तो बिल्कुल सही है। मैक्सिमम एलिफेंट का जो गेस्टेशन पीरियड है वो 22 मंथ्स हैं, और ये जितने भी मैमल्स हैं उनमें लार्जेस्ट नॉन गेस्टेशन या प्रेगनेंसी पीरियड है। अब देखो तीसरी स्टेटमेंट, एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन काल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। क्या मात्र 40 साल की उम्र तक ही एक महिला या एलिफेंट जो है वो बच्चे दे सकता है? नहीं, 40 साल की उम्र में 4 साल में एक बार, फिर 52 तक 5 साल में एक बार, 60 तक 6 साल में एक बार। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। पहली स्टेटमेंट सही थी, दूसरी भी सही थी, तीसरी गलत होगी। चौथी, अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला, तो ये गलत होगी। किसमें थी? कर्नाटका। सबसे पहले कर्नाटक में थी, उसके बाद थी असम में, फिर थी केरल में। केरला तो तीसरा नंबर है। हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन कहाँ पर है? कर्नाटका में। तो ये भी गलत हो गया। तो क्या सही हुआ? 1 एंड 2, ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, ये है इसका राइट आंसर। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो भी लेक्चर मैंने आपको बताए हैं उनको जरूर देखिएगा। इंडियन रेलवेज, प्रोजेक्ट टाइगर और केरल के एक टेम्पल में आर्टिफिशियल एलिफेंट, और बाकी भी कोई वीडियो अगर मैंने बताई है तो उन सारों के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, जरूर देखिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, रामायण, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।